हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नेट ज़ीरो क्या होता है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि नेट ज़ीरो बहुत बार न्यूज़पेपर में दिखाई दे रहा है, न्यूज़ में बहुत बार आ रहा है। तो ये नेट ज़ीरो है क्या? तो हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट के जो क्लाइमेट एनवाय है जॉन केरी, वो अभी 3 डे विजिट के लिए इंडिया में आ चुके हैं। और वो इंडिया को कह रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गोल है नेट ज़ीरो का 2050 तक जो अचीव करना है, उसमें इंडिया को इन्वॉल्व किया जाए। और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का आफ्टर यूएस और चाइना। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन नेट जीरो में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेट जीरो होता क्या है, क्या होता है इस टर्म का मतलब? सो नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जो कार्बन इमिशन है, नेट कार्बन इमिशन, कार्बन प्लस मैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रीन हाउस गैसेस, तो जो जो टोटल इमिशन है वो नेट जीरो हो जाए एज अ सिलेक्टेड डेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट ने 2050 का जो टारगेट रखा है 2050 का। सो उनका टारगेट है कि 2050 तक जो नेट इमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस का, वो जीरो होगा। नेट इमिशन का मतलब ये नहीं है कि इमिशन जीरो होगा, इमिशन जरूर होगा, पर जितना इमिशन होगा उतना एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। आइदर पेड़ लगाने से, पेड़ जैसे हमने देखा है कि ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रासेस लगाने से, अल्गीज लगाने से, या फिर किसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी होती है कि जो कार्बन होता है एटमॉस्फेयर में उसे कैप्चर किया जाए और उसे स्टोर किया जाए किसी भी फॉर्म में। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज है। तो इन सब का यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में होगा उसे एब्जॉर्ब कर लो और उसे स्टोर कर लो। तो जो नेट इमिशन होगा वो जीरो हो जाएगा, जितना इमिट कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो कुछ कंट्रीज होती है जो कहती है कि हमारा इमिशन नेट जीरो भी नहीं है, उससे भी नीचे है, जिसे निगेटिव इमिशन भी कहा जाता है। जिस तरह के भूटान का इमिशन जो होता है निगेटिव इमिशन होता है, मतलब जितना वो इमिट करते हैं उससे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। उनके पास जंगल्स बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत अच्छी तरह से है, और उनका इमिशन भी बहुत कम है। तो जितना वो इमिट करते हैं उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब करते हैं, सो उसे निगेटिव इमिशन कहा जाता है। तो ये अदर कंट्रीज की क्या स्टेप्स है नेट जीरो के बारे में? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने, मैंने पहले ही कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि 2050 तक नेट जीरो हो जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये टारगेट है। अदर कंट्रीज है, सेवरल कंट्रीज जैसे यूके और फ्रांस है, उन्होंने भी कहा है कि 2050 तक वो नेट जीरो इमिशन कर लेंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि एक यूरोपाइड लॉ वो इनेक्ट करना चाहते हैं, इनेक्ट करने वाले हैं, जिसके संदर्भ में, इस नेट जीरो के संदर्भ में जो टारगेट करेगा 2050 तक नेट जीरो होने का। चाइना ने कहा है कि 2060 तक वो नेट जीरो इमिशंस के स्टेप्स ले रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है, सारी कंट्रीज इस तरह से नेट जीरो के डायरेक्शन में इसलिए जा रही है कि अगर हमें जो पेरिस एग्रीमेंट है, जिसमें हमने कहा गया है कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा थे उसके कंपैरिजन में जो इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस जो है, जो टारगेट हमने रखा है मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, अगर हमें अचीव करना है तो हमें नेट जीरो करना ही पड़ेगा। तो इंडिया का ऑब्जेक्शन है, इंडिया कंप्लीटली एग्री नहीं है यूएस के इस प्रपोजल से। तो क्या ऑब्जेक्शन है? तो इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया फिलहाल एक डेवलपिंग कंट्री है, उसे प्रोग्रेस करना है, और जब वो प्रोग्रेस करेगा तो डेफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होगी, लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होगी तो लार्ज नंबर ऑफ इमिशन होगा, बहुत ज्यादा इमिशन होगा। तो अगर ये इनका ये कहना है कि अगर हम नेट जीरो की तरफ बढ़ जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगा, और डेवलपमेंट अफेक्ट होगा तो हम मिलियंस ऑफ लोगों को, जो हमारा टारगेट है उनको पॉवर्टी से बाहर लाना है, उनको हम पॉवर्टी से बाहर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया का ऑब्जेक्शन ये है। और इंडिया ये कह रहा है कि हम कितना भी हम अफॉरेस्टेशन कर ले इंडिया में, जो इमिशन है, कार्बन इमिशन जो ग्रोथ के लिए हमें जरूरी है, जितना इमिशन इंडिया में हो रहा है, तो वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा। और जो कार्बन टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की टेक्नोलॉजी जिसकी हमें बात की है, तो एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और अनरिलायबल है। तो इंडिया कह रहा है कि रादर देन हम ये नेट जीरो की बात करें, जो ऑलरेडी जो हमारे टारगेट्स है पेरिस एग्रीमेंट्स के, उन्हें फुलफिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और डेवलप कंट्रीज एक्चुअली उसी के लिए तो सीरियस नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट्स के लिए, और वो नेट जीरो की बात कर रहे हैं जिसमें और ज्यादा लेवल की कमिटमेंट्स लगेगी। और इंडिया का ऑब्जेक्शन ये भी है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो एक्चुअली सीरियस नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को या पुअर कंट्रीज को जो टेक्नोलॉजीज देने के लिए सीरियस नहीं है, पैसा देने के लिए सीरियस नहीं है,
तो अगर इंडिया कमिट करता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी, और डेवलप कंट्रीज इसके लिए सीरियस नहीं है। तो पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज नेट जीरो के बारे में सीरियसली सोच नहीं सकती है इन रीजंस की वजह से। तो इंडिया और नेट जीरो का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, अगर हम कोशिश भी करें कि इंडिया नेट जीरो की तरफ जाए, तो उसमें क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट चीज है कि ये पॉसिबल तो है पर बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी सुटेबल पॉलिसी लगेगी और इनोवेशन लगेगा, रिसर्च लगेगा, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। फिर ये हमें इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी होगी, जो शेयर ऑफ रिन्यूअल्स होगा उसको हम 90% तक हमें बढ़ाना पड़ेगा, जो फिलहाल 2019-20 में हम देखें तो सिर्फ 11% था। तो बहुत ज्यादा जरूरत है रिन्यूअल्स को यूज करने की, रिन्यूएबल्स को। फिर और एक है कि 2050 तक जो हमें जो टोटल जो कोल प्लांट्स होंगे, कोल पावर प्लांट्स होंगे, उन्हें फेज आउट करना पड़ेगा। पर अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो करंट इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कार्बन पावर प्लांट्स पे ही मोस्टली डिपेंडेंट है। तो उनको 2050 तक, अगले 30 साल में फेज आउट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए। और वन ऑफ द चीज है कि हमें टेक्नोलॉजिकल एक्सेस चाहिए ही चाहिए, चाहे वो हमारा खुद का इनोवेशन हो या डेवलप कंट्रीज से हमें मिले, पर टेक्नोलॉजिकल एक्सेस तो हमें चाहिए ही। जो मेन जो होता है वो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है, वो हमें चाहिए ही होगी। तो जो सजेशंस है, टेरी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है, टेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं टेरी ने। तो क्या सजेशंस दिए हैं? तो उनका फर्स्ट सजेशन है कि हमें एनर्जी इफिशियंसी पे वर्क करना चाहिए। एनर्जी इफिशियंसी बिल्डिंग्स में होनी चाहिए, लाइटिंग्स में होनी चाहिए, अप्लायंसेस में होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में होनी चाहिए, अगर हमें नेट जीरो गोल अचीव करना है तो। सेकेंड चीज है कि हमें बायोफ्यूल्स जो यूज करना चाहिए। बायोफ्यूल मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होंगे, उनसे जो फ्यूल निकलेगा उन्हें हम बायोफ्यूल कहते हैं। तो हमें कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं ट्रैक्टर्स, इनके लिए बायोफ्यूल एज अ अल्टरनेटिव हमें देखना पड़ेगा, उसे डेवलप करना पड़ेगा। फिर हमें जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब हमें जो कार्बन सिंक है उसकी तरफ फोर्स देखना पड़ेगा। मतलब जो फॉर एग्जांपल एक नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है या एक मैन मेड कार्बन सिंक होता है। तो जो नेचुरल होता है, फॉर एग्जांपल ट्रीज, ग्रासेस, अलगीज जो होते हैं, इवन ओशियंस जो होते हैं, ये नेचुरल कार्बन सिंक जो होते हैं, कार्बन सिंक्स होते हैं। और मैन मेड कार्बन सिंक जो होते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कार्बन को सिंक कर सकते हैं, जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। फिर आता है कार्बन प्राइसिंग। जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हम टैक्सेस लगाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, तो एक आइडिया यह है कि जो इमिशंस होगा, कार्बन इमिशन, उस पर भी टैक्स लगाया जाए। जितना ज्यादा कार्बन इमिशन होगा उतना ज्यादा टैक्स रहेगा। तो अगर इस तरह से होगा तो उसके दो फायदे हैं। एक तो कंपनीज जो है ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए कार्बन जो इमिशन है वो कम कर देगी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेगी ताकि कार्बन इमिशन कम हो। सेकंड बेनिफिट ये होगा, गवर्नमेंट के पास इनफ पैसा आ जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, कार्बन सिंक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये दोनों बेनिफिट रहेंगे अगर हम कार्बन प्राइसिंग करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लो कार्बन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत लॉन्ग टर्म गोल है और बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। लो कार्बन एनर्जी, जिस तरह की वाइंड एनर्जी होती है, लो कार्बन एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी लो कार्बन एनर्जी होती है, हाइड्रो एनर्जी यूजिंग वाटर, ये लो कार्बन एनर्जी होती है, न्यूक्लियर पावर लो कार्बन एनर्जी होती है। हालांकि वाइंड, सोलर और हाइड्रो एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, और न्यूक्लियर पावर ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। पर न्यूक्लियर पावर में जो इमिशन होता है कार्बन का या ग्रीन हाउस गैसेस का, वो लोएस्ट होता है। तो इसलिए न्यूक्लियर पावर जो है एक वन ऑफ द रिलायबल सोर्स है अगर हमें नेट जीरो की तरफ जाना है। तो इस तरह से हमें नेट जीरो को समझना होगा कि क्या अदर कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इंडिया के ऑब्जेक्शन क्या है। अगर इंडिया करना भी चाहती है नेट जीरो, तो कौन कौन से वेज है इंडिया के पास जिस तरह से वो नेट जीरो की तरफ बढ़ सकती है। ये सब चीज़ों का एनालिसिस हम कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।